नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, आज का हमारा चैप्टर रहेगा, फोकस चैप्टर रहेगा 1857 की क्रांति। और अपने डिस्कशन के लास्ट फेज में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े अंग्रेजों के आर्थिक प्रभाव के डिस्कशन के बारे में, यानी जो चीज़ें प्रश्नोत्तर के माध्यम से छूट जाती हैं, जैसे कि यह सब चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के लास्ट में, यानी कि 1857 की क्रांति के इस पार्ट का डिस्कशन करेंगे हम अगले चैप्टर के, जब क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे तो उसके लास्ट में। तो चलिए फिलहाल फोकस चैप्टर पर चलते हैं 1857 की क्रांति के प्रश्नोत्तर की तरफ। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर दबा देंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन को न्यूनतम किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इस पूरे सीरीज़ को आपको रिवीजन करवाया जा सके। तो आप लोग भी लगातार साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए, बात की गई है पहले क्वेश्चन में, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857 या डी फरवरी 1857। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली रॉयल एनफील्ड बंदूकों को शामिल किया गया था। इसके पहले जो है, यानी कि दिसंबर 1856 में जब इन बंदूकों को, रॉयल एनफील्ड बंदूकों को शामिल किया गया था, उसके पहले जो बंदूकें थी उनका नाम था ब्राउन बेस, जो कि लोहे वाली बंदूकें थी। ठीक है, इनके प्रशिक्षण यानी नई नई बंदूकों के प्रशिक्षण के केंद्र बनाए गए थे डमडम, अम्बाला और सियालकोट। देखिए, नई जो राइफल आई थी, नई जो रॉयल इनफील्ड राइफल आई थी, इनकी कारतूसों के ऊपरी भाग को मुंह से जो है वह काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 तक बंगाल की सेना में एक अफवाह फैलती है कि जो चर्बी वाली कारतूस को हम मुंह से काटते हैं, जिस कारतूस की चर्बी को हम मुंह से काटते हैं, उसमें जो है चर्बी के रूप में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। तो सैनिक अधिकारियों ने क्या किया, सैनिक अधिकारियों ने उस समय जो है इसकी जांच किए बिना ही तुरंत ही इस खबर का खंडन कर दिया। लेकिन सैनिकों को विश्वास हो गया कि जो अंग्रेज हैं वह उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और यही जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष या डी भारत का आर्थिक शोषण। चलिए, अभी भी बात हुई, ऑप्शन नंबर बी सही है। धर्म में हस्तक्षेप के संदेह के आधार पर ही फरवरी 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी ए मेरठ में, बी बैरकपुर में, सी अम्बाला में या डी लखनऊ में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर बी बैरकपुर में हुआ था मंगल पांडे की घटना। देखिए, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया और एक सैनिक यानी कि मंगल पांडे ने अपने एडुजेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या भी कर दी थी। ठीक है, देखिए, मंगल पांडे जो है वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सिपाही थे। ठीक है, जानते रहिएगा क्योंकि नीचे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो सीधा आंसर दीजिए आप लोग। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। ठीक है, विप्लव या क्रांति। नेक्स्ट, मंगल पांडे सिपाही था। ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का या डी 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो बताइए। चलिए, अभी बात हुई, मंगल पांडे जो है इनमें से किसी भी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही नहीं थे। मंगल पांडे जी वह जो है बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और 6वीं कंपनी के सैनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया? ऑप्शन है अजीमुल्ला खां, बी विरजिस कादिर, सी बख्त खां या डी हसन खां। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। ठीक है, बख्त खान, देखिए बख्त खान जो है एक पश्तून सिपाही थे जो कि अंग्रेजी सेना में जो है सूबेदार के पद पर तैनात थे और इनके द्वारा जो है प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भी भाग लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, बहादुर शाह जफर ने जो है अपने बड़े बेटे मिर्ज़ा मुग़ल अथवा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन, ठीक है, मिर्ज़ा मुग़ल या मिर्ज़ा जहीरुद्दीन एक ही व्यक्ति का नाम है, तो मिर्ज़ा मुग़ल या मिर्ज़ा जहीरुद्दीन जो कि बहादुर शाह के बड़े बेटे थे, उनको जो है 1857 की क्रांति का मुख्य सेनापति भी घोषित किया गया था। लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे उस समय 1857 की क्रांति का दिल्ली में वे थे बख्त खान। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए जन आक्रोश, बी सैनिक असंतोष, सी ईसाई मिशनरी का प्रबंधन या डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ही प्रमुख कारण थी जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। हालांकि जो तात्कालिक कारण था वह था सैनिक असंतोष। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप पर संदेह था, यह सैनिकों का असंतोष ही था। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ या डी कानपुर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठपुर की छावनी में हुआ। वहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार करके खुलेआम बगावत शुरू कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या डी झांसी की रानी का विद्रोह। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और अपना नेतृत्व यानी कि विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देना। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने उसके बाद बख्त खान को जो है साहब आलम बहादुर का खिताब दिया और उनको सेना का नेतृत्व संभालने के लिए कहा और साथ ही साथ उनके द्वारा जो है अपने बड़े बेटे मिर्ज़ा मुगल या मिर्ज़ा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति भी घोषित किया गया था। हालांकि उस समय जो है यह काफ़ी नहीं था क्योंकि बहादुर शाह को स्वयं आगे आना चाहिए था, लेकिन बहादुर शाह की उम्र बहुत अधिक थी, वह थे 82 वर्ष के, इसलिए वह स्वयं आगे नहीं आया। आइए इन सभी विद्रोहों का क्रम चाल लेते हैं हम लोग एक बार। तो देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ में जैसे ही अंग्रेज़ों ने विरोध किया, उसके बाद वे वहाँ से चले गए। 11 मई 1857 को वे दिल्ली से मेरठ से दिल्ली आ गए। ठीक है, इन्होंने जो है सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें और इस प्रकार से यह पहली घटना हुई। वहीं कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध या लखनऊ क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और वे जो है 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल, डी 2 तलवारें। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी जो है वह 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली या डी कानपुर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को अंग्रेज़ों द्वारा जो है सबसे पहले अधिकृत किया गया। देखिए, दिल्ली में कैप्टन निकोलसन ने जो है वह 3 महीने की घेराबंदी डाल दी और अंततोगत्वा 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। डेट याद रखिएगा, कैप्टन निकोलसन का नाम याद रखिएगा, समय याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 की स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो महारानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन है आपके पास, ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी या डी वृंदावन। तो देखो भैया, महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका और इनका जन्म हुआ था वाराणसी के गोल घर में। ठीक है, 19 नवंबर 1835 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह या डी विरजिस कादिर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या? ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर जी जो है वे 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। ठीक है, देखिए वास्तव में जो खान बहादुर थे वह बरेली में रुहेलखंड के जो भूतपूर्व शासक थे उनके उत्तराधिकारी ही थे और 1857 के विद्रोह की इनके द्वारा जो है रहनुमाई या फिर नेतृत्व किया गया था। देखिए, ब्रिटिश पेंशन का पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में जो है 1857 के विद्रोह में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु बाद में विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित करके एक मजबूत सेना बनाई। इनके द्वारा अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया गया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय यानी कि खान बहादुर को वायसराय की उपाधि दी थी। बहादुर शाह द्वितीय ने, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय की उपाधि किसे दी थी? अगर कहीं पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि बरेली के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता खान बहादुर को वायसराय की उपाधि दी गई थी और इस पद पर रहते हुए खान बहादुर ने जो है हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का भी प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर या डी ग्वालियर। चलिए,
महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वह ग्वालियर में स्थित है। इनकी मृत्यु 17 जून 1858 को हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ए यूरोस से, बी गफ से, सी नील से या डी हैवलॉक से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। रानी लक्ष्मीबाई को जो है अपनी अंतिम लड़ाई, रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई हुई थी अंग्रेज जनरल ह्यूरोस से, और उनके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था कि वे जो है, यानी कि रानी की मृत्यु के बाद ह्यूरोस कहता है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यह ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी और इनकी मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत इनके राज्य झांसी को 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, या यूँ कहें कि झांसी को हड़प लिया था। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ और झांसी के पतन के बाद जो है रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ रानी ने जो है अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित किया और अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोस से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जल्दी बताने का उद्देश्य यही है ताकि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में ए बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में, बी तात्या टोपे के नेतृत्व में, सी रानी लक्ष्मीबाई या डी नाना साहब के नेतृत्व में। बताइए किसके नेतृत्व में लखनऊ का विद्रोह बढ़ा था? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में लखनऊ का विद्रोह किया गया था 1857 का, जिसकी शुरुआत हुई थी 30 मई 1857 को। ठीक है, बेगम ऑफ अवध को बोला जाता था बेगम हजरत महल को। ठीक है, बेगम हजरत महल को ही बेगम ऑफ अवध बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, सी अरोड़ा आसफ अली या डी बेगम हजरत महल। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल ने अवध क्षेत्र या लखनऊ में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ए जीनत महल, बी नाना साहब, सी हजरत महल या डी तात्या टोपे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हजरत महल। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे या डी मौलवी लियाकत अली। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पर बाद में, यानी कि इलाहाबाद में बाद में जनरल नील ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। ठीक है, जनरल नील का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने 1857 में जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद के विद्रोह को समाप्त कर दिया था। ठीक है, हालांकि मौलवी लियाकत अली द्वारा इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1857 के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? ए बंगाल से, बी अवध से, सी बिहार से या डी राजस्थान से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वह अवध से थी। वास्तव में जो है अवध का शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जो उस समय जो है इस विद्रोह में भाग न ले रहा हो। ठीक है, सभी सदस्य सेना में। ठीक है, वास्तव में अवध में उसमें जो सर्वाधिक सिपाही थे वह जो है सेना में थे बंगाल की, लेकिन बाद में इनके द्वारा विरोध कर दिया गया। देखिए, केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीम उल्लाह, बी वर्जिस कादिर, सी तात्या टोपे या डी उक्त में से कोई नहीं। जल्दी कीजिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे जी। ठीक है, देखिए, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मान करके स्वतंत्रता की घोषणा की गई और नाना साहब के सेनापति या कमांडर इन चीफ बनाए गए तात्या टोपे। ठीक है, नेक्स्ट, अजीम उल्लाह खां सलाहकार थे। अजीम उल्लाह खां सलाहकार थे। नाम कई प्रकार से आ सकते हैं पेपर में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अजीम उल्लाह या अजीम उल्लाह खां एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, अजीम उल्लाह खां सलाहकार थे। ए नाना साहब के, बी तात्या टोपे के, सी रानी लक्ष्मीबाई के, डी कुंवर सिंह के।
चलिए, तो देखिए अजीमुल्ला खां जो है वह नाना साहब के सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया? ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान या डी तात्या टोपे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। यहाँ आइए एक्सप्लेनेशन में तात्या टोपे जी के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है संक्षिप्त रूप में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए तात्या टोपे जो है 1814 से 1859, 1814 में जन्म हुआ था, 1859 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, और इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था। और अपने पिता के साथ जो है तात्या टोपे या पांडुरंग जो है, इनके पिता का नाम क्या था पहले जान लीजिए। तात्या टोपे के पिता का नाम था पांडुरंग राव टोपे। ठीक है, तो अपने पिता के साथ जो है तात्या टोपे बिठूर आ गए थे, जहाँ पर वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदोपंत, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता था। ठीक है, तो पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदोपंत के मित्र बन जाते हैं। ठीक है, और महाराजा माधव सिंह जी के भी मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से 1851 में हुआ क्या कि 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे, तो दोनों ने मिलकर के कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत करके नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। ठीक है, आगे यह नाना साहब से अलग होते हैं तो जानते हैं। देखिए, नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी में बनाया। ठीक है, जहाँ इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर के बुंदेलखंड क्षेत्र में 1857 की स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। देखिए, जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को 17 जून 1857 को मृत्यु प्राप्त या वीर गति प्राप्त हुई। और ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर, नर्मदा और खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्रों में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्धों का संचालन किया। 1 वर्ष तक वे अंग्रेजों की सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही और अंत में उनके एक विश्वसनीय मित्र जो थे मान सिंह, उन्होंने उन्हें धोखा दिया और उन्हें उस समय पकड़ा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में आराम कर रहे थे। तो अब अंग्रेज़ों ने जब उन्हें पकड़ लिया तो उनको पकड़ के वे शिवपुरी लेकर के आए और यहाँ की सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे जी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो देखिए भैया, कुंवर सिंह जो ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। कभी कभी जल्दबाजी में जो है ऑप्शन बोलना भूल जा रहा हूँ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। कुंवर सिंह द्वारा जो है वह बिहार के जगदीशपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। चलिए आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई की गई थी कुंवर सिंह जी के द्वारा। ठीक है, बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जो कि वर्तमान भोजपुर जिला बन गया है, उसके जगदीशपुर से संबंधित थे कुंवर सिंह और यह काफ़ी साहसी थे, तो इस कारण जो है इनको जो है बिहार का सिंह भी कहा जाता था। ठीक है, विद्रोह के दौरान इनको बिहार का सिंह माना गया और उन्होंने यानी कि कुंवर सिंह ने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की सत्ता का तख्तापलट कर दिया और अपनी सरकार भी स्थापित कर दी। बिहार के सिंह कुंवर सिंह द्वारा जो है कानपुर पर संयुक्त आक्रमण करने के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़ा गया और वह विद्रोह की मशाल को लेकर के रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक लेकर के आए। ठीक है, कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व रोहतास, मिर्ज़ापुर, बांदा और लखनऊ तक लेकर गए। इनका उद्देश्य था कि कानपुर में नाना साहब की सहायता की जाए और अंग्रेज़ों के ऊपर संयुक्त रूप से आक्रमण किया जाए। ठीक है, जहाँ पर इनका काफ़ी स्वागत भी हुआ, जाहिर सी बात है स्वागत होना भी चाहिए था। तो देखिए, अंततः सबसे अंतिम लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई अपने गृहनगर जगदीशपुर में, जहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह जी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष को अनवरत जारी रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ए आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वाराणसी या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में पटना से शामिल हुए थे। ठीक है, जगदीशपुर, पटना,
आएगा तो आप गलत मत करिएगा, शाहाबाद भी कुंवर सिंह ही लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ए नामदार खां, बी बाबू कुंवर सिंह, सी बिरसा मुंडा या डी शंकर शाह। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह जो है वह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता था इनके अदम्य साहस और शौर्य के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो है आज़ादी की मसाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा और बांदी तक भी ले जाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, बाबू अमर सिंह तो बाद में आए थे, पहले नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा पानी पी लूँ फिर बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ऑप्शन देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पढ़ा है बाबू कुंवर सिंह ने जो है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? सीधे आंसर चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप जगदीशपुर के राजा थे। ठीक, सीधे आंसर ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। ठीक, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? ए हैदर अली खान, बी राजपूत कुंवर सिंह, सी जुझार सिंह या डी कुशल सिंह। चलिए जल्दी कीजिए, सही आंसर वही है, राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता था। आइए थोड़ी सी बातें फिर से कर लेते हैं। तो देखिए, पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया वहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, जमींदारी कंपनी की नीतियों की, इनकी जमींदारी जो है कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप इन्होंने अपना रोष अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ध्यान देते चलिए, पटना में पीर अली के नेतृत्व में शुरुआत में विद्रोह हुआ, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। बाद में विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट, हैदर अली खान और जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। ठीक है, याद रखेगा इन दोनों का नाम भी, हैदर अली खान और जियोधर सिंह। इन दोनों ने जो है कहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था या उन्हें संगठित किया था? इन दोनों ने जो है गया में विद्रोहियों का नेतृत्व अथवा उन्हें संगठित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह या डी पियाली बरुआ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त जो है वह असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। ठीक है, देखिए इनके द्वारा किया क्या गया था कि जो असम के अंतिम राजा थे कंदपेश्वर सिंह, इनके पौत्र को, ठीक, असम के अंतिम राजा के पौत्र थे कंदपेश्वर सिंह जी, इनको जो है राजा घोषित कर दिया गया था और इनके नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन शीघ्र ही विद्रोह का दमन कर दिया गया और मनीराम दत्त जी को फांसी दे दिया गया। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त जी को फांसी दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर या डी जगदीशपुर। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में तख्ता पलट भी कर दिया गया था बाबू कुंवर सिंह जी के द्वारा। ठीक है, बिहार के सिंह के द्वारा बिहार का तख्ता पलट भी कर दिया गया था, है कि नहीं? चलिए देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह का केंद्र रहा जगदीशपुर, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद में अंग्रेजों का तख्ता पलट भी कर दिया और अपनी एक सरकार भी स्थापित कर दी। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष को जारी रखा और अंततः बिहार के विद्रोहियों को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर, नाम याद रखेगा, पटना डिवीजन के उस समय कमिश्नर थे विलियम टेलर, और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर थे विंसेंट आयर, इनके द्वारा जो है विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो ये दोनों जो है पटना कह रहा हूँ, ये दोनों बिहार के विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, इनके द्वारा बिहार के विद्रोह का दमन किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ए तात्या टोपे, बी टोक के नवाब वजीर खान, बी सी महाराजा राम सिंह या डी अउआ के ठाकुर कुशल सिंह। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अउआ के ठाकुर कुशल सिंह ने जो है वह जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में, याद रखिएगा इनका नाम भी, अउआ के ठाकुर कुशल सिंह जी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन सब के नाम पे नहीं पुरस्कार और इनाम वगैरह दिया जाता है ना, नेताओं के नाम पे ज़रूर दे देंगे।
चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से हाल ही में देखिए अभी खबर आ रही है कि जो है परीक्षाओं में नौकरियों के संबंधित बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है, नियुक्तियों से संबंधित बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि अभी प्रयागराज से खबर आ रही है कि यहाँ पर एक युवक ने जो है आत्महत्या कर ली बेरोजगारी से त्रस्त करके। पीसीएस की लगातार वो मेंस की परीक्षा दे रहा था। ऐसी ऐसी कुछ खबरें ऐसी आ रही। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त आने दीजिए। चलिए फिलहाल यहाँ बात करते हैं जहाँ हम फोकस्ड हैं अपनी स्टडीज़ पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ए अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच या डी औवा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, जोधपुर, ये सब जो है 1857 की क्रांति के केंद्र नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान या फिर डी माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान जी के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया गया था, ठीक है। यह जो है इंदौर से लड़े थे, ठीक है। इनके द्वारा शहादत खान जी के द्वारा इंदौर में नेतृत्व किया गया था विद्रोहियों का, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1800 क्या होता है ना, ऐसी चीज़ें सुनने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। हमारे आपके बीच का ही वह विद्यार्थी था और अंततोगत्वा उसने जो है सरकारी नीतियों के कारण जा कर के अंत में आत्महत्या कर ली। चलिए फ़िलहाल यहाँ बात करते हैं। देखिए कई अन्य फैक्टर रहते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर होता है ना, बात उस पर की जाती है। आप यह भी कह सकते हैं कि वह समझदार नहीं था, बौद्धिकता नहीं थी, या फिर दुनिया भर की चीज़ें, कुछ भी कहा जा सकता है इस बारे में। देखिए परिस्थितियाँ कैसी भी बन सकती हैं किसी एक व्यक्ति के लिए, हमारे आपके लिए, ठीक है, सभी के लिए यह चीज़ सामान्य कॉमन होती है। एक ही बार में एक ही चीज़ नहीं होता। जैसे अभी हम आंदोलन को पढ़ रहे हैं, तात्कालिक कारण इसका यही था कि उस समय सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया था उनके धर्म के प्रति लेकर के, लेकिन इसके कारण अनेक थे, हम सभी आप लोग जानते हैं। तो धीरे धीरे यह कारण सिमटते गए और जो तात्कालिक कारण मिला वह चाहे तो इसे सपोर्ट कर सकता था और चाहे इसे ख़त्म कर सकता था, तो उसने किया क्या, इसे ख़त्म कर दिया, बस, और कोई बात नहीं है। चलिए फ़िलहाल आइए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इदादुल्लाह, सी मौलाना फजल खैराबादी या डी नवाब लियाकत अली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है अपना सबसे कट्टर शत्रु मारा गया। एक सेकंड रुकिए अब आप लोग, चलिए फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इदादुल्लाह, सी मौलवी फजल खैराबादी या डी नवाब लियाकत अली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेज अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है फैजाबाद में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में, और इन्होंने जो है भारत के सभी धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकी मीर, बी जोक, सी गालिब, डी इकबाल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गालिब ने अपनी आंखों से ही 1857 के विद्रोह को देखा था। मतलब गालिब उस समय जीवित थे जब यह 1857 का विद्रोह हुआ था। वास्तव में गालिब की मृत्यु जो है वह 1867 के आसपास हुई थी, 1869 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन है रिपीटेड, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? यह पूछा जा रहा है। ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर या डी लखनऊ। तो इनका आगरा मूल निवास था, मिस हो रहा था यह प्रश्न। देखिए गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था, ठीक है, और 15 फरवरी 1869 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर या डी भगत सिंह। चलिए भगत सिंह तो उसमें पैदा भी नहीं हुए थे, सीधा आंसर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लें, बात करने लायक वैसे कुछ है नहीं।
ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन हमारा फिर छूट गया है, थोड़ा सा उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गई है लग रहा है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है झांसी से नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, और तात्या टोपे क्रमशः कानपुर और रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। वहीं भगत सिंह का इससे कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह या डी मौलवी अहमदुल्लाह। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत ने लखनऊ से नेतृत्व किया था या अवध क्षेत्र से नेतृत्व किया था। बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर या शाहाबाद से नेतृत्व किया था, शाहाबाद में इनके द्वारा छठा भी पलट किया गया था। वहीं मौलवी अहमदुल्लाह शाह के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने जो है 1857 में विद्रोहियों का नेतृत्व फैजाबाद से किया था। ठीक है, तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उधम सिंह ने, देखिए, ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे, बल्कि इनके द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने किया क्या? पंजाब के जो उस समय गवर्नर थे माइकल ओडायर, उनकी लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी, जिसके फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार करके उधम सिंह जी को मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले या डी रामगढ़ के लोधी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 के विद्रोहियों को कुचलने के लिए या फिर विद्रोहियों का दमन करने के लिए। ठीक है, आदि अनेक लोगों द्वारा भी सहायता की गई थी, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, मुख्यतया दो लोगों की बात करते हैं यूरोपीय इतिहासकार, वे थे ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव। ठीक, ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग। इनकी राजभक्ति की बहुत प्रशंसा की गई यूरोपीय इतिहासकारों की 1857 की क्रांति के बीच। और इस समय और इनकी सहायता के बाद कैनिंग कहता है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना होता। देखिए, विद्रोही और हमारे आपके बीच से ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने ए 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, बी 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी या डी देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। देखिए, एकदम प्रोफेशनल की तरह पढ़िए, भावनाओं को इससे अलग रखिए स्टडी से। ठीक है, एकदम प्रोफेशनल वे में पढ़िए। रिजल्ट आते हैं जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग एक बार में जाएंगे। ठीक है, फिल्टर का काम करता है। ठीक है, जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं वे जल्दी चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लोग चढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लोग चढ़ते हैं। आप मेहनत करते रहते हैं, आप बेस्ट होते रहते हैं और आप धीरे धीरे सिलेक्शन की लाइन में आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा मोटिवेट होकर के काम करिए, इधर उधर की चीज़ों के बारे में, इधर उधर के विचार दिमाग में मत ले आइए, एकदम प्रोफेशनल तरीके से पढ़िए। ठीक, चलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह से जो है शिक्षित मध्य वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। क्यों बनाए रखी? तो देखिए, शिक्षित वर्ग द्वारा या विद्रोहियों द्वारा किया क्या जा रहा था कि विद्रोही अंधविश्वासों का उपयोग करते थे, प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, और इसी कारण जो शिक्षित भारतीय वर्ग था उस समय का, वह उनसे विदक करके दूर हो गया था। ठीक है, शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे और उनके मन में उस समय यह भावना भी व्याप्त थी कि जो अंग्रेज हैं वह आधुनिकरण का या आधुनिक भारत का उनका सपना पूरा करेंगे या पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। इसीलिए वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इनका यह विद्रोह जो है बाद में दूर हो गया और यह स्पष्ट हुआ कि अंग्रेज़ों के कारण गरीबी और पिछड़ापन और ज़्यादा बढ़ गया, न कि कम हुआ। ठीक है, और इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी भी सिद्ध हुए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए पहला खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक, चौथा जमींदार। आपको नीचे दिए कूट से अपने उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 2 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, यानी कि साहूकार और जमींदार वर्ग ने जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, हालांकि कुछ जगहों पर जमींदारों ने भाग लिया था, लेकिन बहुत बड़े व्यापक मात्रा में जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। और जिन कुछ जगहों में, अवध वगैरह क्षेत्रों में जो जमींदारों ने भाग लिया था, उन्होंने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि विद्रोहियों को कुचलने के बाद उनकी जागीरें जो थी वह उन्हें वापस कर दी जाएंगी, तो वे जमींदार भी विद्रोह से अपना हाथ वापस खींचने लगे थे। आइए थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं इसके बारे में, ज़रूरी है जानना। देखिए, 1857 का विद्रोह जो है वह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और जनता का इसे समर्थन भी प्राप्त था, लेकिन फिर भी पूरे देश में या भारतीय समाज के सभी अंगों तक या वर्गों को यह अपने लपेटे में नहीं ले सका या वर्गों तक यह फैल नहीं सका। दक्षिण भारत,
पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में यह विद्रोह नहीं फैला था। 1857 का, ठीक है। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेज की शक्ति से भयभीत थे और उनके द्वारा वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। ग्वालियर के सिंधिया, इनका नाम याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, साथ ही साथ कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। कैनिंग इनके बारे में कहता है कि तूफान के आगे बांध या तरंग रोधक की तरह इन्होंने काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। कैनिंग उस समय हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। हालांकि बाद में, चलिए इसके बारे में आगे बात होगी, ठीक है। और उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग भी विद्रोहियों के आलोचक थे, ठीक है। और जो अवध के बहुत से तालुकार या बड़े जमींदार थे, वे विद्रोह में शुरुआत में तो शामिल हुए, लेकिन बाद में अंग्रेजों से आश्वासन पाकर के कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएंगी, विद्रोह से उन्होंने किनारा कर लिया। वहीं नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण जमींदार क्यों नहीं शामिल हुए या साहूकार। तो देखिए, ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सबसे पहले कौन बनता है? साहूकार लोग बनते, जो ब्याज पे पैसा चलाते थे, ठीक है। इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर ही विद्रोहियों के शत्रु बन गए। वहीं आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे और उनके मन में गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के काम को पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। देखिए, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको झांसी के बारे में बात की गई है, जगदीशपुर के बारे में बात की गई, लखनऊ के बारे में बात की, कहीं भी और किसी प्रकार से मैंने चित्तौड़ का नाम नहीं लिया, तो आप सीधा चित्तौड़ पे जाकर के इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो विद्रोह से प्रभावित इलाका नहीं था चित्तौड़। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगुवाई किसने किसने की थी? तो देखिए, जगदीशपुर की अगुवाई की थी कुंवर सिंह ने, झांसी की अगुवाई की थी लक्ष्मीबाई ने, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ की या फिर अवध क्षेत्र की अगुवाई की थी 1857 के विद्रोहियों की या विद्रोह की। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? पहला है दानापुर, दूसरा पटना, तीसरा आरा, चौथा मुजफ्फरपुर और पांचवा मुंगेर। आपको बताना है कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर कौन सा है। ए 4 और 5, बी केवल 5, सी केवल 4 या डी 3, 4, 5। चलिए बताइए सही आंसर। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल मुंगेर का क्षेत्र जो है वह अप्रभावित रहा 1857 के विद्रोह से। और बिहार में जो है विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे 1857 में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद में तो तख्ता पलट भी किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। तो सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, इन्हें आप स्वयं पढ़ते हैं। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, वरना मैं जल्दी से आंसर बता दूंगा। वीडियो को पॉज करके अपना सही आंसर टिक करिए जल्दी। चलिए, अब तक आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बख्त खान ने दिल्ली में नेतृत्व किया था, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने जो है अवध में नेतृत्व किया था। फैजाबाद अवध क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। अवध में लखनऊ, फैजाबाद ये सारे क्षेत्र रहते हैं, तो आप इन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। शब्दों से खेलना आयोग का हमेशा से काम रहा है, तो आप जो है शब्दों को पकड़ने का काम कीजिए, ठीक। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने जो है कहाँ पर नेतृत्व किया? आरा में नेतृत्व किया, और नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का, ठीक। तो सही ऑप्शन 4, 1, 3, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर से एक बार आपको बता दूँ तो देखिए, बख्त खान ने दिल्ली में नेतृत्व किया था, ठीक है। इनको जो है बहादुर शाह जफर द्वारा एक उपाधि दी गई थी। जरा बताइए तो कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रश्न की शुरुआत करने में एकदम शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। देखिए, बहादुर शाह ने जो है इनको साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको? बख्त खान को, ठीक है। वहीं कुंवर सिंह को किसकी उपाधि दी गई थी? बिहार के सिंह की उपाधि दी गई थी कुंवर सिंह की। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंधू पंत, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद या अवध क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न सेम वही है, सूचियों वाला प्रश्न है। आपको सूचियों को मिलाना है, तो जल्दी वीडियो को पास करके अपनी सूचियाँ मिलाइए या फिर अपने ऑप्शन को टिक कीजिए। चलिए सही आंसर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि झांसी में नेतृत्व किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, लखनऊ में नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा, कानपुर में नेतृत्व किया था अजीमुल्लाह खान ने, और फैजाबाद में नेतृत्व किया था किसने? कहाँ से जाऊँ, किधर से जाऊँ, रास्ता नहीं मिल रहा, ये रहा रास्ता,
फैजाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी अहमद शाह ने। ठीक है, अहमद शाह, क्या नाम है, 2-3 नाम और इनके है ना, अहमद शाह, मौलवी अहमदुल्ला, या फिर एक अन्य नाम आया था इनका, अभी आगे आएगा फिर बताता हूँ। ठीक है, यह तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, निश्चित रहिए। ठीक है, अजीम उल्ला खान जो है आपको बताया था कि यह जो है नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है, कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया था, तो वहाँ पे नाना साहब के सलाहकार थे मौलवी अजीम उल्ला खां। हालांकि इनका एक बार नाम आप देखेंगे तो वह लखनऊ में भी इनके द्वारा नेतृत्व के लिए आएगा। ठीक है, अजीम उल्ला खां जी का। ठीक, तो सही क्रम आपको पता चल गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फिर से आपको बता दूं तो देखिए, 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीम उल्ला खान और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऐसे नाम आएगा। एक नाम और आता है इनका मौलवी अहमूद उल्लाह। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आ गया, मैं कह रहा था ना एक नाम और है इनका आएगा। चलिए इसे भी सुमिलित कीजिए, सुमिलित करवाने वाला प्रश्न है, फटाक से सुमिलित करिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पास करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन नंबर टी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी। नाना साहब ने जो है कानपुर में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। नवाब हामिद अली खान ने जो है दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का। वहीं मौलवी अहमूद उल्ला खान ने लखनऊ में नेतृत्व किया था और मनीराम दत्त या मनीराम दीवान ने जो है वह नेतृत्व किया था आसाम में। ठीक है, चलिए फिर से आप लोग देख लीजिए। तो नाना साहब ने कानपुर में, नवाब हामिद अली खान ने दिल्ली में, मौलवी अहमूद उल्ला या मौलवी अहमदुल्ला शाह, या फिर एक नाम हमने इनका और पढ़ा था क्या, मौलवी अहमद शाह। ठीक है, यह एक ही व्यक्ति के अलग अलग विभिन्न प्रकार से नाम है। इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट और लास्ट मनीराम दीवान ने असम में नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विंटो, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड बेंटिक। तो कई बार बात हुआ, लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, विद्रोह के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की तो इनको जो है इनको ही यानी कि लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से कैनिंग जो है वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और साथ ही साथ भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, चलिए इसका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 तक का था। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सीधे आंसर कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही 1857 के विद्रोह को ही विप्लव या फिर सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी। तो इस समय सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ए हेनरी लॉरेंस, बी कर्नल फिनिस, सी हैरिसे या डी सर ह्यू व्हीलर। चलिए सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे सर जॉन बेनेट हैरिसे। कहाँ के, बैरकपुर में, जहाँ पे मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ठीक है, बंगाल की। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में तैनात सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल थे सर जॉन बेनेट हैरिसे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली या डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यहाँ पर यानी पहले ये बताइए इस प्रश्न का आंसर देने से पहले कि इलाहाबाद में जो क्रांति हुई थी उसको दबाया किसने था। दबाया था जनरल नील ने। और इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो भैया इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था मौलवी लियाकत अली के द्वारा। ठीक, चलिए फिलहाल यहाँ आंसर दीजिए। आपातकालीन मुख्यालय किसके द्वारा बनाया था। जो गवर्नर जनरल थे वही तो बनाएंगे। लॉर्ड कैनिंग ने जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था उस समय, क्योंकि दिल्ली पर कब्जा हो चुका था हम लोगों का। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ए चर्चिल, बी पाम स्टर्न,
सी एटली या डी ग्लैडस्टोन। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पामस्टर्न। देखिए, इनका 3 नाम देखा जाता है इतिहास में। एक तो इनका वास्तविक नाम था, वह था हेनरी जॉन टेम्पल। दूसरा, यह तृतीय विस्काउंट पामस्टर्न थे और पूरा नाम था इनका विस्काउंट पामस्टर्न। ठीक है, तीसरे क्रम में यह थे। 3 विस्काउंट पामस्टर्न हुए और यह तीसरे विस्काउंट पामस्टर्न थे। हालांकि 4-5 जो भी रहे हो, हमको 3 तक ही लेना देना है। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1855 से 58 तक और 1859 से 1865 तक। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ए कर्नल सेंट लेगर, बी लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, सी कर्नल वेलेसे या डी उपरोक्त सभी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का किसी का भी नाम इसमें 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, सी डी जमींदारों की सहभागिता। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ही विद्रोह असफल हुआ था, वरना उस समय भी हम सफल हो जाते। देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण था कि सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। देखिए, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर सम्राट कह रहा हूँ, 82 वर्षीय जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, वह कमज़ोर था और उन्होंने केवल विभिन्न सरदारों का आह्वान ही किया था। जबकि अगर यह सक्रिय रूप से युद्ध में भाग लेते तो परिणाम हो सकता था कुछ और ही देखने को मिलता, लेकिन उम्र के लिहाज से समझिए। ठीक है, देखिए, विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पे वे तुले प्रतीत भी हुए, लेकिन उनके द्वारा ऐसा करने के लिए उनके पास कोई भी और किसी प्रकार का सुनियोजित कार्यक्रम या फिर योजना पूरी तरीके से नहीं थी। ठीक है, अभाव था इस चीज़ का, और साथ ही साथ उनमें अनुशासन की कमी भी थी और कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। दंगाई भीड़ यानी जो भी आसपास दिखे, जो भी सामान्य लोगों का हो, सब कुछ तोड़ डालो, नष्ट कर डालो। ठीक है, इस कारण जनमानस भी इनसे थोड़ा थोड़ा खफा भी रहता था। ठीक है, विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष पर अगर ब्रिटिश सत्ता को वे उखाड़ फेंकते थे तो बाद में उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह पर किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास न ही कोई भविष्योन्मुख कार्यक्रम था, न सुसंगत विचारधारा थी, न राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, न भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी था। ठीक है, यह चीज़ें कमियाँ थी जो कि आंदोलन को लेकर के, किसी भी आंदोलन को लेकर के एक दुष्प्रभाव के रूप में कार्य करती है। आंदोलन सफल नहीं होते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि ए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बी प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सी ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और तथा संगठित थे। आपको बताइए, डी उपयुक्त सभी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही सही हैं। भारतीय सिपाहियों के उद्देश्यों में एकता की कमी थी, सभी राजाओं प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे से सज्जित और संगठित भी थे। ठीक है, कुछ यहाँ पर दिया गया है बातें जिनके बारे में हमने आराम से और कई बार चर्चा की है। ठीक है, बम्बई मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही थी, यह जानते चलिए। इसी कारण सिपाही एकता की कमी की बात की गई है वहाँ पर। ठीक है, सिपाही स्वार्थ रहित तो थे लेकिन उनमें अनुशासन और एकता का भी अभाव था। वे बहादुर स्वार्थ रहित तो थे लेकिन अनुशासन और एकता का भी अभाव था। ठीक, बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, आगे बात किया था सिंधिया, होलकर और अन्य राजाओं के बारे में बात किया था ना पहले, वे सब जो है हमारे खिलाफ थे। ठीक है, बाकी मुख्य रूप से बात की जाती है ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं यूरोपीय इतिहासकार। ठीक है, चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बी शिक्षित मध्यवर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, सी छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, या डी समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, कैसे नहीं दिया था, किस प्रकार नहीं दिया था, इसके लिए लेकर के हमारी बात हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ए सर जॉन निकलसन, बी जनरल नील्स, सी
तीसरा मेजर जनरल हैवलॉक या चौथा सर हेनरी लॉरेंस। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, यानी कि मेजर जनरल निकलसन को छोड़ करके जनरल नील जिन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किया था, उन्होंने मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन सभी ने लखनऊ में अपनी जान खो दी थी विद्रोहियों का दमन करते हुए। वहीं सर जॉन निकलसन ने अपनी जान खोई थी दिल्ली में। मरे तो सब थे। चलिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर जॉन निकलसन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु की। डेट बिल्कुल मत याद रखे, कोई भी आवश्यकता नहीं, नाम याद रखिए बस, कब मरे थे, कहाँ मरे थे, दिल्ली में। ठीक है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंस कौन था? अंग्रेजी रेजिडेंस की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस की मौत हो गई थी, मेजर जनरल हैवलॉक की मौत हो गई थी और जनरल नील की भी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, आपको बताना है कथन और कारण के बारे में। तो पहले कथन क पढ़ लेते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। ए और क और का दोनों सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है। बी क और का दोनों सत्य हैं परंतु का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी क सत्य है और का गलत है। या फिर डी कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, का नहीं। चलिए दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, कई बार इसके बारे में बात हुई है हमारी, कुछ ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था लेकिन इनको जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। वहीं यह जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, यह की कहने की बात नहीं है, कारण इसका यह भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण नहीं था, अन्य भी अनेक कारण थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आंसर तो आप सबने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस या फिर डी टी.आर. होल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसको 1857 के विद्रोह को एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी। देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। वहीं जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। जॉन सीले आगे कहते हैं कि यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ठीक है, वहीं टी.आर. होम्स के अनुसार यह जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ठीक है, तो चीज़ें इनके कथन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसने क्या क्या कहा यह जानना जरूरी होता है इतिहास का मूल्यांकन करने के लिए और आंसर को सही करने के लिए भी। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ए डॉक्टर R.C. मजूमदार, बी डॉक्टर S.N. सेन, सी V.D. सावरकर या डी अशोक मेहता। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी V.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक 1850 से द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो सही आंसर क्या होगा? V.D. सावरकर ने, यहाँ बताया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ए R.C. मजूमदार, बी ताराचंद्र, सी V.D. सावरकर या डी S.N. सेन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी S.N. सेन जो है वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे और इनकी पुस्तक का नाम भी था 1857 जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पूरा नाम था S.N. सेन का सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, पुस्तक का नाम 1857 जो कि 1957 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? ए सैयद अहमद खान, बी V.D. सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सर सैयद अहमद खां जो है वह भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका नाम था असबाब ए बगावत हिंद, जो कि 1859 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और इसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों पर भी चर्चा की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है एक कथन दिया हुआ है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है ए आर.सी. मजूमदार से, बी एस.एन. सेन से, सी ताराचंद्र से या डी वी.डी. सावरकर से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आर.सी. मजूमदार ने यह कहा था कि तथाकथित जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वह न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। यह कहना था आर.सी. मजूमदार के द्वारा। इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द सिपाही म्यूटनी ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। इसको इन्होंने स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में ही प्रकाशित कर किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, न तो वह प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ए आर.सी. मजूमदार, बी सैयद अहमद, सी रॉबर्ट्स या फिर डी कुपलैंड। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार। अभी हमने ऊपर देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। ए भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, बी ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, सी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, और डी यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। ठीक है, वास्तव में हुआ क्या कि 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की सत्ता जो है वह सीधे, या शासन की बागडोर वह सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया, ब्रिटिश ताज के अंडर में ले लिया गया। ठीक, और यह इलाहाबाद की घोषणा की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में ही। ठीक है, और इसके माध्यम से एक 15 सदस्यीय एक भारत सचिव का पद बनाया गया इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी था, और उसकी सहायता और उसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। ठीक है, भारतीय परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जनवरी 1958 या डी 17 नवंबर 1859। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि अब भारतीय प्रशासन जो है वह ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या भारत सचिव का पद बनाया गया और 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल या भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उनको वायसराय का पद दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति। देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा पूरा किया, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी घोषणा की, तो पूरा कौन सा किया वो बताना है। ठीक है, अब बताइए। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, सी भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, डी भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा। इसको ब्रिटिश शासन ने पूरा भी किया था, क्योंकि इनके द्वारा भारतीय देसी राजाओं द्वारा बहुत सहायता की गई थी अंग्रेजों की विद्रोह को कुचलने में। देखिए, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषणा की गई थी, और उसमें कहा गया था कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया है अब। और इस घोषणा में यानी कि 1 नवंबर 1858 के इलाहाबाद दरबार में की गई कैनिंग महारानी की घोषणा के द्वारा कहा गया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना,
शामिल था। ये सभी वादे किए गए थे और भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी। लेकिन तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश द्वारा पूरे नहीं किए गए। उनके द्वारा बस वही पूरा किया गया, ब्रिटिश विजय और विलय की नीति का त्याग कर दिया गया था। ठीक है, जो देसी राजा थे उनके खिलाफ। चलिए नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार का नियमन करना। आपको बताना है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके कि सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी ए केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर के ए केवल 1 और 2। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समाप्त ही कर दिया गया था ना। व्यापार का नियमन तो 1773, 1813, 1833, 1793 इन सब में किया गया था। व्यापार करने का रूल और रेगुलेशन बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए इन सब के बारे में बात कर ली गई है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाता था, आइए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1858 को एक अधिनियम लागू किया गया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, भारतीय प्रशासन संबंधी सुधार अधिनियम कहते हैं 1858 के अधिनियम को। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंधन सीधे अपने हाथों में ले लिया। इस घोषणा के साथ महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई। वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। संक्षेप में, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई और साथ ही साथ रानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा की गई कि घोषणा द्वारा यह देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व अब बना रहेगा। विजय और विलय की नीति का जो त्याग किया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल मतलब इसमें जो है कुल मिलाकर के आप यह देखेंगे कि आगे चलते हुए इनके द्वारा विजय और विलय की नीति का त्याग करते हुए यह कहा गया कि जो डलहौजी की नीति थी ना, व्यपगत का सिद्धांत, उसको अब खत्म कर दिया गया। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसिली स्टेट एनेक्सेशन को अब समाप्त कर दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? ए, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग, बी, पील आयोग, सी, हंटर आयोग या डी, साइमन आयोग। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था और यह इसलिए गठित किया गया था क्योंकि उस समय सेना में भारतीय सैनिक ज़्यादा थे और इनके द्वारा जो है सैनिकों द्वारा विद्रोहियों का साथ दिया गया था, या यूँ कहें कि विद्रोह भी किया गया था। तो इन सब को देखते हुए जो है जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया जिसे पील आयोग कहा गया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। ठीक है, यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी, अब उसमें 20,000 और बढ़ा करके 65,000 कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी, उसको घटा करके 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 का था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यह सब। नेक्स्ट, और इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी, पूर्व में बंगाल एवं उड़िया, सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तरी प्रांत से सैनिकों का चयन किया जाता था ज़्यादातर अंग्रेजों द्वारा आज़ादी के बाद। देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें बंगाल की सेना में 60% सैनिक अवध और उत्तरी पश्चिमी यूपी से थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन भी किया गया था, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। जाति, वर्ग और इत्यादि चीज़ों पर सेना को बांट दिया गया था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यह चैप्टर खत्म होता है और अगले चैप्टर की बात करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। फिलहाल चलते हैं अपने पिछले चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट को, जो हमारा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट से छूट गया था। मुश्किल से 5 मिनट वहाँ आपका और जाना। चलिए सीधा वहीं मिलते हैं। चलिए, 5 मिनट भी नहीं लगना है,
बाकी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है, बस सिर्फ कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे कि महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात नहीं हुई थी हमारी, ठीक है। तो देखिए महालवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी, तो महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं किया जाता था। जो पट्टा किया जाता था कृषक के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था में, वह कृषकों के साथ महालवाड़ी व्यवस्था में नहीं होता। तो महाल जो है गाँवों को बोला जाता था, गाँवों को संयुक्त रूप से महाल बोला जाता था, या जागीर के एक भाग को महाल बोला जाता था, ठीक है। प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ स्थापित की जाती थी जो व्यवस्था या फिर जो एग्रीमेंट या जो पट्टा किया जाता था, उसे बोलते थे महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें महाल या फिर गांव एक संयुक्त रूप से कर को अदा करता था, ठीक है। गांव वाले मिलकर के समूह में कर को अदा कर देते थे, ठीक। देखिए इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ भी देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि यानी कि सामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी भी होता था। और यह पद्धति जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी, और जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था, ठीक है। होम चार्जेस की बात या गृह शुल्कों की बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। नीचे सारी चीज़ों की बात ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से की जा चुकी है। एक अन्य चीज़ है यहाँ पर, देखिए कांग्रेस की बात की गई, इसे आप जानते चलिए। पहले एक चीज़ मेरे ख्याल से शायद नहीं हुआ था, तो रमेश चंद्र दत्त ने जो है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बल दिया था, ठीक है। इनका यह मत था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। वहीं बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया, और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन ही है, ठीक है। चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।